हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो आज की वीडियोस में हम देखेंगे स्थानीय स्वशासन। फ्रेंड्स, स्थानीय स्वशासन के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले केंद्र के बारे में हमने पढ़ लिया, राज्य के बारे में पढ़ लिया, केंद्र राज्य संबंध के बारे में पढ़ लिया। सॉरी, केंद्र राज्य संबंध के बारे में हमने पढ़ लिया। फिर हमने हाई कोर्ट पढ़ लिया, सुप्रीम कोर्ट पढ़ लिया, जो लोअर कोर्ट है उनके बारे में पढ़ लिया, जो जिला न्यायालय वगैरह होते हैं। इन सब चीज़ों की चर्चा हमने कर ली। अब हम फाइनली पहुंचे हैं स्थानीय स्वशासन के बारे में पढ़ेंगे, जो ग्राम पंचायत और नगर पंचायत से संबंधित है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और डिस्कस करते हैं इनसे एक एक करके। ठीक, कलर ज़रा चेंज करते हैं और फिर हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है। स्थानीय स्वशासन, लोकल जो गवर्नेंस है उसकी बात करेंगे। सामान्य परिचय की बात करें तो राज्य सूची का यह विषय है। ठीक है, सत्ता का विकेंद्रीकरण करने के लिए जो है स्थानीय स्वशासन बनाया गया, जिसमें पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई और नगर पालिका व्यवस्था लागू की गई। मतलब ग्राम स्तर पर और नगर स्तर पर दोनों की अलग अलग शक्तियों का विभाजन किया गया, अलग अलग जो है बात की गई। स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में अगर देखें तो लॉर्ड रिपन को हम स्थानीय स्वशासन का जनक कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये पूछा जाता है आपसे। 82 में यानी 1882 में जो है इन्होंने 1882 में ये प्रस्ताव किया और स्थानीय स्वशासन का स्थानीय स्वशासन को मैग्ना कार्टा के रूप में ये प्रस्ताव जो है पास हुआ। बाद में वहीं से शुरू होता है स्थानीय स्वशासन और उसका जनक लॉर्ड रिपन था, याद रखिएगा। ठीक, सत्ता का विकेंद्रीकरण दो रूपों में होता है, एक पंचायती राज और दूसरा नगर पंचायत के रूप में होता है। निचले स्तर पर लोगों को भागीदार बनाने के लिए, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय स्वशासन का गठन किया गया है। अब बात करेंगे पंचायती राज व्यवस्था की। ठीक, तो ग्राम पंचायत की बात करेंगे। इसमें प्रारंभ 2 अक्टूबर 1969 को 2 अक्टूबर 1959 को जो है राजस्थान का एक नागौर जिला है जहां से इसका शुभारंभ होता है। 2 अक्टूबर गांधी जी की जयंती के रूप में मनाया जाता है और 2 अक्टूबर 1959 को ही नागौर जिला राजस्थान का है जहां से इसका शुभारंभ किया जाता है। तो उस समय के जो प्रधानमंत्री हुआ करते थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू हुआ करते थे। बाद में इसका जो है शुभारंभ 1949 में ही 1959 में ही हमारे आंध्र प्रदेश राज्य में भाषाई आधार पर भी इसका गठन किया गया। तो ध्यान रखिए। थोड़ा सा इशू आ रहा है, हम एक बार देख लेते हैं। वीडियोस कैप्चरिंग में इशू आया। चलिए, ठीक हो गया। तो ये स्थानीय स्वशासन जो पद्धति है लागू होती है। इसके बाद बात करेंगे जो हमारी पंचायत राज्य व्यवस्थाएं हैं, समितियां हैं, इनसे क्या क्या चीज़ें हैं। तो बलवंत राय मेहता समिति 1957 में आती है और बलवंत राय मेहता समिति ये कहती है, ठीक, बलवंत राय मेहता समिति ये कहती है कि पंचायती राज व्यवस्था क्या है, एक वास्तुकार के रूप में है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश करने की बात इन्होंने की, जिसमें इन्होंने बताया कि त्रिस्तरीय व्यवस्थाएं लागू हो सकती हैं। ग्राम पंचायत जिसे ग्राम स्तर पर, इसके बाद क्षेत्र पंचायत जिसे खंड स्तर पर, और जिला परिषद जिसे जिला स्तर पर लागू किया जा सकता है। ठीक, तो इस तरीके से इन्होंने ये व्यवस्थाएं लागू की। इसके बाद आता है अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति जो हमारी संबंध है अशोक मेहता समिति से अगर हम बात करें तो ये अशोक मेहता जी कहते हैं कि द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश इन्होंने किया था, जिसमें मंडल पंचायत जहाँ की आबादी 15,000 से लेकर 20,000 तक होगी, उसके लिए मंडल पंचायत, और फिर जिला स्तर पर जिला पंचायत का गठन किया जाएगा। इसके बाद एल.एम. सिंघवी आते हैं और एल.एम. सिंघवी जो है 1886 में इन्होंने एक एल.एम. सिंघवी की अध्यक्षता में एक समिति बनती है और वो अपने जो सुझाव प्रस्तुत करती है उसमें पंचायती राज को संवैधानिक दर्जे की सिफारिश करने के लिए और न्याय पंचायतों का गठन
किया जाता है। इसके बाद पी के थुंगम समिति आती है 1988 में, और इसमें चुनाव नियत समय पर कराना, 5 वर्षों पर निश्चित कार्यकाल करना, ये कुछ बातें हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात क्या है वो देखिए। बी.एन. गाडगिल समिति आती है 1988 में, और बी.एल. गाडगिल समिति ये कहती है कि पंचायतों का जो गठन होगा वो 3 स्तरीय सदस्यों पर होगा, 3 स्तरीय पर होगा, और इनका जो सीधा निर्वाचन सदस्यों द्वारा जो है सीधा निर्वाचन किया जाएगा। इसके बाद 73वां संविधान संशोधन किया जाता है 1992 में। 73वां संविधान संशोधन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक। जो उस समय के पीएम थे हमारे पीवी नरसिम्हा राव, तो 73वां संविधान संशोधन 1992 करता है, और 24 अप्रैल 1993 से ये प्रभावित हो जाता है। इसी को 24 अप्रैल को ही हम पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक। तो बात करें पंचायती राज की, भाग 9 में इसका उल्लेख है, शीर्ष है पंचायत। अनुच्छेद की बात करें 243 से लेकर 243 ओ तक इसका उल्लेख है। अनुसूची में अगर बात करें तो 11वीं अनुसूची में जो है पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख किया गया है, जिसमें कुल 29 विषय का उल्लेख है, ठीक है। इसके बाद ग्राम सभा स्तर पर अगर हम देखें तो ग्राम सभा स्तर पे जो चुनाव होते हैं उन्हें 243 ए के तहत इसका प्रावधान किया गया है। किसी ग्राम की मतदाता सूची में पंजीकृत सभी व्यक्तियों का सामूहिक या एक एक करके एक से अधिक गांव इसमें सम्मिलित हैं। राज्य विधानमंडल द्वारा प्रदत्त शक्तियां और कर्तव्यों का पालन करते हैं। ये पंचायतों का गठन कैसे किया जाता है, तो प्रत्येक राज्य में ग्राम पंचायत ग्राम स्तर पर, क्षेत्र पंचायत मध्यवर्ती या खंड स्तर पर, इसके बाद जिला स्तर पर जिला पंचायत होती है। 4 स्तरीय पंचायत राज व्यवस्था पश्चिम बंगाल में लागू है। 4 स्तरीय व्यवस्था याद रखिए, भारत का एकमात्र राज्य जहां पर 4 स्तरीय व्यवस्था लागू है। इसके बाद बात करेंगे 20 लाख से कम आबादी वाले राज्य, जो क्षेत्र पंचायत का गठन 20 लाख से कम आबादी वाले राज्य जो क्षेत्र है, क्षेत्र पंचायत है, वहां पर क्षेत्र पंचायत का गठन आवश्यक नहीं माना जाता। पंचायतों की संरचना अनुच्छेद 243 में विधि बनाने की शक्ति राज्य विधानमंडल को होती है। निर्वाचन ग्राम पंचायत में जो होता है निर्वाचन वो प्रत्यक्ष रूप से होता है, और इसमें मुखिया चुना जाता है जिसे हम ग्राम प्रधान के रूप में जानते हैं, ठीक है। पंचायत इसमें जो बनती है अप्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती है। जिला पंचायत ये भी अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। बीडीसी और जो प्रधान अध्यक्ष वार्ड मेंबर्स होते हैं वो इनका चुनाव करते हैं, याद रखिएगा, चेयरपर्सन। फिर पंचायतों में आरक्षण की व्यवस्था भी लागू की गई है। एससी एसटी वर्ग के लिए आबादी के अनुपात में 1/3 जो सीटें होंगी वो महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं। कुल स्थानों से 1/3 सभी वर्गों की महिलाओं हेतु जो है एससी एसटी भी इसमें सम्मिलित होते हैं, तो ये होती हैं, ठीक। इसके बाद बात करेंगे आरक्षित स्थानों का रोटेशन द्वारा आवंटन भी किया गया है। जैसे इस साल मान लीजिए पुरुष वर्ग की सीटें आई तो अगले साल महिला वर्ग की सीटें आएंगी। इस तरीके से अलग अलग सीटें आरक्षण के रूप में, एससी की सीटें, ओबीसी की सीटें, जनरल की सीटें आती रहती हैं, तो ये आप ध्यान रखिएगा। पंचायत अध्यक्ष पदों पर समान रूप से लागू होता है। पंचायतों का जो कार्यकाल होता है ये 5 वर्ष का होता है। सामान्य रूप से इससे पहले भी विघटन किया जा सकता है, लेकिन समय 6 माह से अधिक शेष नहीं रहना चाहिए। 6 माह की अवधि में चुनाव कराना होता है इसका। पंचायत सदस्य निर्वाचन होने की आयु जो होती है कम से कम 21 वर्ष होती है। पंचायतों की शक्तियां, उत्तरदायित्व की बात करें हम तो यहाँ पर दिए गए हैं। शक्तियां जो उन्हें स्वशासन के रूप में कार्य करने के लिए बनाती हैं, ठीक। वित्तीय संबंधी उपबंध दिया गया है, राज्य विधानमंडल द्वारा अंकित है, जैसे कर, पथकर, फीस, उद्ग्रहण आदि बाजार वगैरह जो होते हैं ये करते हैं। राज्य वित्त आयोग का उल्लेख किया गया है यहाँ पर, ठीक। तो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे उनकी चर्चा हमने कर ली। ग्राम पंचायत ग्रामवासियों के लिए न्याय व्यवस्था की गई है, जिसमें दीवानी और फौजदारी आपराधिक पर जुर्माना 50 से 1000 तक जुर्माना लगाने का अधिकार न्याय पंचायतों को होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक। 5वीं अनुसूची में जो है
अनुसूचित जनजाति अनुसूचित क्षेत्र में पंचायत विस्तार का अधिकार है। भुरिया समिति सिफारिश के आधार पर यह किया गया है और ये 10 राज्यों में लागू है। कुल मिला के नेक्स्ट अगर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो 11वीं अनुसूची में वर्णित कुल 29 विषयों में से कुल कुछ जो विषय हैं प्रमुख हैं, जैसे कृषि एवं कृषि विस्तार जो है ग्राम पंचायत के अंतर्गत आता है। पशुपालन या डेयरी उद्योग जो है ग्राम पंचायत के अंतर्गत आता है। बाजार और मेले से संबंधित जो कर वगैरह वसूले जाते हैं वो भी सब आते हैं। लघु वन उद्योग, पेयजल, प्रौढ़ एवं अनौपचारिक शिक्षा, गरीबी उन्मूलन, परिवार कल्याण, सामाजिक वितरण प्रणाली जो होती है, जो जिसमें अन्य हम कहते हैं ना 5 किलो राशन वाली बात, तो वो सामाजिक वितरण प्रणाली के तहत आती है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। इसके बाद आता है हमारा नगर पंचायत आता है। नगर में जो प्रशासनिक व्यवस्था होती है विधायी का, उसमें 74वां संविधान संशोधन जो है ये किया जाता है 1992 में। 74वें संविधान संशोधन से जो है नगर पालिका परिषद का स्थापना होता है। और नगर पालिका का उल्लेख की अगर बात करें तो भाग 9A में इसका उल्लेख है, भाग 9A में। ठीक, शीर्ष नगर पालिका। अनुसूची की बात करें तो 12वीं अनुसूची में कुल 18 विषयों के साथ है नगर पालिका को जोड़ा गया था। ठीक है, इसकी प्रभाविता की बात करें तो इसको 1 जून 1993 से लागू किया गया है। सर्वप्रथम नगर की स्थापना 1687 में मद्रास नगर में हुई थी। इसके बाद 1793 में चार्टर एक्ट के द्वारा मद्रास, कलकत्ता और मुंबई नगर जैसे विशाल नगर की स्थापना की गई। नगर पालिकाओं का गठन की बात करें तो इसमें नगर पंचायत होंगी, नगर पालिका परिषद होगा और नगर निगम होंगे। तो 3 तरह की ये प्रशासनिक व्यवस्था यहाँ पर भी है। निचली इकाई को नगर पंचायत, जिसमें जनसंख्या की बात करें तो 10,000 से 20,000 जनसंख्या होगी। नगर पालिका की बात करें तो 20,000 से 3 लाख जनसंख्या होगी। वहीं नगर निगम उस क्षेत्र को घोषित करेंगे जहां 3 लाख से अधिक जनसंख्या होगी, उसे नगर निगम के अंतर्गत उस शहर को घोषित कर देंगे। वार्ड समितियों का गठन 3 लाख या अधिक आबादी वाले क्षेत्र को वार्ड समिति के अंतर्गत। जिला योजना समिति जिला स्तर पर गठन होगा। ठीक, महानगर योजना समिति के घोषणा जो है राज्यपाल द्वारा किया जाता है और ऐसे महानगर घोषित होते हैं जहां पर 10 लाख या उससे अधिक आबादी वाले क्षेत्र होते हैं। ठीक, याद रखिए 1 या 1 से अधिक जिले इसमें शामिल किए जा सकते हैं। महानगर क्षेत्र के लिए विकास योजना तैयार करने की बात कही गई है। नगर निकाय कुल 8 प्रकार की योजना है, जिसमें 8 प्रकार के नगर निकाय हैं। नगर पालिका है, नगर निगम है, छावनी है, नगर परिषद क्षेत्र है, विशेष प्रयोजन एजेंसियां हैं और टाउनशिप। इसके बाद अनुसूचित जो क्षेत्र है और न्यास पत्तन जो पोर्ट ट्रस्ट वगैरह होते हैं। इस तरह से नगरीय निकाय 8 प्रकार के बनाए गए हैं। इसके बाद आता है सहकारी समितियां। सहकारी समितियों की बात करें तो संवैधानिक दर्जा इनको 97वां संविधान संशोधन 2011 में करके सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा प्रदान कर दिया गया। सहकारी समितियों का निर्माण मौलिक अधिकार अनुच्छेद 19C के तहत किया जाता है। ठीक, इसके बाद हमारा नेक्स्ट भाग आता है, भाग हमारा बात करें भाग 17 की, तो भाग 17 में हम पढ़ते हैं भाषा। ठीक, कुल 22 भाषाओं का उल्लेख है वर्तमान समय में संविधान में, तो याद रखिएगा। अब हम भाषा का जिक्र भी यहीं कर दे रहे हैं फटाफट। ठीक, तो अनुच्छेद 343 से 351 तक भाषा के विषय में है। 1955 में प्रथम राज्य भाषा आयोग का गठन किया। बीजी खेर के अध्यक्षता में जो है इसका गठन किया गया। सरकारी कामकाज में अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी का प्रयोग यहीं से शुरू हुआ 1955 में। 1967 में बात करें तो राजभाषा विधेयक संशोधन किया गया, जिसमें गैर हिंदी भाषी राज्यों को हिंदी अपनाने तक राजकीय कार्य जो है अंग्रेजी में किया जाएगा, ऐसा बताया गया। इसके बाद बात करेंगे संसदीय समितियों के कार्य क्या है। तो इसमें जो संसदीय समिति का गठन हुआ, कुल सदस्य जो है 30 थे, जिसमें से 20 लोकसभा से और 10 राज्यसभा के सदस्य सम्मिलित थे। कार्य क्या है संसदीय समिति की, तो सरकार के कामकाज में हिंदी की प्रगति की समीक्षा व उनसे जुड़ी हुई प्रवृत्तियों पर सुझाव देना है। प्रथम संयुक्त संसदीय समिति जो है नवंबर 1957 में जो है उसका गठन हुआ गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में। गोविंद बल्लभ पंत जो है
यूपी के प्रथम मुख्यमंत्री रहे हैं, ध्यान रखिएगा। अब भाषाएं की बात करें तो भाषाएं जो है मूल जो संविधान थी, मूल संविधान में कुल केवल 14 भाषाओं का उल्लेख देखने को मिला था। बाद में संशोधन 2 बार हुए और 2 बार के संशोधन में जो है कुल वर्तमान समय में 22 भाषाओं को आधिकारिक रूप से अपनाया गया है। ठीक है, अब इसमें जो 14 भाषाएं थी, असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाब और संस्कृति जो है पंजाबी और संस्कृति इसमें शामिल थी, 14 भाषाएं। ठीक है, इन 14 भाषाओं को जानना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना इम्पोर्टेंट जो 8 भाषाएं अन्य जोड़ी गई हैं संशोधन के द्वारा, उनको जानना इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो 21वां संविधान संशोधन आता है 1967 में, 21वां संविधान संशोधन आता है। इस 21वें संविधान संशोधन द्वारा जो है सिंधी भाषा को जो है आधिकारिक रूप से जोड़ लिया गया। फिर 71वां संविधान संशोधन आता है, 3 संशोधन हुए थे इसमें। 71वां संविधान संशोधन आता है जिसके अंतर्गत कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा जाता है। 1992 में आता है 71वां संविधान संशोधन। फिर जो लेटेस्ट संशोधन 2003 में आता है 92वां संविधान संशोधन। 92वां संविधान संशोधन में 4 प्रकार के जो है भाषाएं जोड़ी जाती है, जिसमें मैथिली, बोडो, डोगरी, संथाली। एक एक का क्रम याद रखिए, मैथिली, बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली, बोडो, डोगरी, संथाली। उसके बाद 71वां में 3 है कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। और 92 में है 4। ठीक, 92 ज़्यादा होता है तो इसमें 4 होंगे, 71 कम होता है तो याद रखिएगा। मैथिली, बोडो, डोगरी, संथाली, ये 92 संविधान संशोधन 2003 में आता है। ठीक, शास्त्रीय भाषा के रूप में कुल 11 भाषाओं को अपनाया गया है। 11 भाषाएं कौन कौन सी हैं? संविधान में चर्चा इनका उल्लेख नहीं है कि शास्त्रीय भाषाएं क्या होगी, लेकिन 2004 में जो है इसका गठन किया गया शास्त्रीय भाषा के साहित्य अकादमी द्वारा गठित कमेटी की सिफारिश पर शास्त्रीय भाषाओं को अपनाया गया। 1500 से 2000 वर्ष पुरानी शास्त्रीय भाषाओं में, जिसमें साहित्य परंपरा से संबंधित प्राचीन ग्रंथ व साहित्य उपलब्ध किए जाते हैं। बस याद रखिए कि वर्तमान में कुल कितनी साहित्य भाषाएं हैं, शास्त्रीय भाषा है सॉरी, तो 11 शास्त्रीय भाषाएं हैं। शास्त्रीय भाषाओं की बात करें तो कौन कौन सी शास्त्रीय भाषाएं हैं हमारी? तो सबसे पहले शास्त्रीय भाषा के रूप में तमिल को शामिल किया गया था 2004 में। 2004 में शास्त्रीय भाषा के रूप में तमिल भाषा को शामिल किया गया। फिर 2000 दूसरी भाषा संस्कृत शामिल हुई 2005 में, तीसरी तेलुगु, चौथी कन्नड़, फिर मलयालम, उड़िया। उसके बाद जो है लास्ट में 2024 में जो है 5 प्रकार जो है शास्त्रीय भाषाएं सम्मिलित की गई, और ये 5 जो है बहुत ही महत्वपूर्ण क्या है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट जो है भाषाएं हैं, जिसमें मराठी है, पाली है, प्राकृतिक भाषा है असमिया है और बंगाली। असमिया, बंगाली, प्राकृतिक, पाली, असमिया, बंगाली, प्राकृतिक, पाली और मराठी। तो असमिया, बंगाली, प्राकृतिक जो है असमिया, बंगाली, प्राकृतिक, पाली, उसके बाद मराठी। तो ये 5 हैं, ऐसे गिनिए, असमिया, बंगाली, प्राकृतिक, पाली और फिर मराठी। तो ये 5 हैं। ठीक, इसके बाद हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को जो है हिंदी दिवस के रूप में हम मनाते हैं। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा जो है राजभाषा के रूप में हिंदी को अपनाया गया था, और इसी दिन को हम इसलिए हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। जबकि बात करें तो विश्व में हिंदी दिवस 10 जनवरी 1949 से जो है 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं, विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। जबकि जो राष्ट्रीय हिंदी दिवस है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस, वो मनाते हैं 14 जनवरी सितंबर को। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाते हैं, याद रखिएगा। विश्व हिंदी दिवस की शुरुआत नागपुर से हुई थी, ये भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक्स है वो है संविधान संशोधन, और संविधान संशोधन को हम अलग से पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक यू दोस्तों।